प्रोग्राम में आप सब सामीन का वसीला टीवी पर बहुत बहुत स्वागत। मैं प्रदीप लालजान हूँ। मैं दुबई बेस्ड हूँ। शायरी फिल्मों में एक्टिंग करना मेरा शौक़ है, पर आज मुझे वसीला टीवी की तरफ से एक मौका मिला है कि मैं आज की शख्सियत डॉक्टर सादिका नवाब सहर, उनसे आप सबकी मुलाकात करना। डॉक्टर सादिका नवाब सहर। डॉक्टर सादिका, मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ और मैं आपकी कहानी शुरू से सुनना चाहता हूँ कि आप कैसे, मुझे मालूम है कि आपने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं, आप शायरा भी हैं और आप MA हिंदी, उर्दू और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में हैं और हिंदी में शायद आपने PhD भी किया। Am I right? जी। तो आपका ये सफ़र, ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ? ये पता नहीं, हमारी घुट्टी में ही है ये चीज़ें। बचपन से ही वो एक टेंडेंसी होती है, खून में है ये मेरे, मुझे लगता है। अच्छा, मतलब आपके कभी सोचा ही नहीं, वो लिखते रहे बचपन से, शुरू से ही। आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली में आपके जैसे फादर हैं या मदर हैं या ब्रदर हैं, वो कुछ लिखने में इंटरेस्ट रखते थे या आपको इंस्पिरेशन शुरू में स्कूल से मिली या फैमिली से मिली? कहाँ से शुरुआत हुई? वालिदैन जो है वो, उनकी बड़ी दिलचस्पी थी हमेशा। हमारे वालिद इकोनॉमिक्स से किए थे उस ज़माने में। अच्छा। बच्चों की परवरिश पर बहुत ध्यान देते थे हमारे वालिदैन। ओके। हमारी वालिदा, हमारी नानी, ये इनको लिखने का बहुत शौक़ था। डायरियाँ लिखती थी लेकिन बाद में उसको डिस्ट्रॉय भी कर देती थी ताकि वो, उनके बारे में ज़्यादा लोग बाद में कुछ रह ना जाए पीछे। लेकिन जब भी हमने उनको सुना या पढ़ा, वो उनकी शायरी भी वैसी होती थी, लेकिन वो लाइमलाइट में कभी आ नहीं सके। उनको पता भी नहीं था कि लाइमलाइट में आ सकते हैं। मैं उस तरह से, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा टैलेंट होता है। जब मैं 5वीं क्लास में थी और मेरी एक बहुत प्यारी सहेली मैं मुझसे रूठ गई थी और मैं बहुत तड़प रही थी, बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि जज्बाती हर इंसान होता है, लेकिन मैं थोड़ी सी ज़्यादा हूँ। तो मैं बहुत दुखी थी और मैं चाहती थी कि वो मुझसे बात करे, मुझे पता है कि क्या मेरा कसूर होगा। वो दूसरी सहेलियों के साथ घूम रही थी, तो मैंने चिट्ठी पर लिखा, उसके लिए ख़त लिखा और उसको मैंने भिजवा दिया किसी लड़की के हाथ से। उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने उस चिट्ठी को उठाकर टीचर के हाथ में दे दिया। टीचर ने पढ़ा और मुझे बुलाया। मेरे हाथ में बड़ी तकलीफ़ हो रही थी कि अब ज़ोर ज़ोर से लकड़ी पड़ने वाली थी, लेकिन टीचर ने मेरे पीठ को थपथपाया और उन्होंने कहा, इसमें तो शायरी के जरासीम है। और वो टीचर थी, पता नहीं कहाँ है, कैसी है, उनका नाम नजमा था और मैंने उन्हें हमेशा याद किया। तो उन्होंने फिर भी उस वक्त तो कुछ समझ में नहीं आता है और बहुत सारी चीज़ें हमारे वालिद साहब समझ गए थे कि मुझ में कोई लिखने वाले टैलेंट है। वैसे सब बच्चों से करते थे, मुझे कहते थे। तो मैं इस कुर्सी के बारे में, इस कुर्सी पर एक कहानी लिखो, कुर्सी की कहानी लिखो, ये लहसुन की कहानी लिखो, प्याज की कहानी लिखो। ओके। और कभी कभी और लिखते थे हम, मैं लिखती थी उसको, और कभी कभी खुद एक कहानी बोल देते थे, हमें सुनाते थे और कहते थे इसको अपने तरीके से लिखो। ये अनजाने में एक तरबियत थी जो उन्होंने की थी। मतलब आपका जो शौक़ हुआ, मेरे ख्याल से जो आप इंस्पायर हुए वो उस चिट्ठी से इंस्पायर हुए। उस वक्त तो ये पता भी नहीं था ना क्या जरासीम, क्या शायरी। और आज देखिए कि हमारे अंदर वो चिट्ठी लिखने की परंपरा ही ख़त्म हो गई है। जब से व्हाट्सएप आया है और जब से फेसबुक आई है, तो वो चिट्ठी लिखने की परंपरा ख़त्म हो गई है। और अगर वो परंपराएं रहें तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा लोग लिखने का शौक़ रहेगा लोगों में। एंड आई थिंक वो परंपरा हमें फिर से लानी चाहिए किसी न किसी तरीके से। बहरहाल, इस सिलसिले पे फिर कभी काम होगा। और
अब मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आपने किस तरीके की कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं। पहले तो आप मेरे को कुछ चंद बुक्स का नाम बताएं। मेरे को मालूम है कि आपकी लिस्ट बहुत लंबी है और अगर अपन वो कहते रहे तो शायद ये प्रोग्राम ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप चंद बुक्स जो आपकी बहुत मारूफ रही हैं, बहुत फेमस रही हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। मेरी कुल 21 किताबें हैं। बहुत सारी हिंदी में हैं और बहुत सारी उर्दू में। इनमें से कई जो रिसर्च का काम है मेरा, उसकी किताबों को छोड़कर जो तख्लीक़ी काम है, क्रिएटिव वर्क जो मेरा है, वो है कुछ शेरी मजमूए हैं और कुछ कहानियों के हिंदी उर्दू मजमूए हैं, संकलन। मेरा 2008 तक जब बच्चों की परवरिश करते रहे, जॉब करते रहे, घर संभालते रहे, ख़ानदान को और अपने आसपास की सोसाइटी को हम संभालते रहे, बच्चे बड़े करते रहे, उस वक्त तक मुझे इजहार के लिए जो चाहिए था वो शायरी ने मुझे दिया। तो काफ़ी मैंने अभी मेरी और किताबें पढ़ी हुई हैं कंप्यूटर में जो रिलीज शायरी जी जो रिलीज़ होना बाकी है, जो शायरी रखी हुई है मेरी। लेकिन 2008 में अचानक उसके बीच में कभी मेरी कहानियाँ तो जब तब से 20वीं सदी में छपने लग गई थी, जब मैं कॉलेज में थी उस वक्त ही। जब स्कूल छोड़ा तभी से मैं टीवी के प्रोग्रामों में और रेडियो के प्रोग्रामों में बुलाई जाने लगी थी, क्योंकि अखबारों में छपता था तो लोग बुलाते थे मैगज़ीन में। लेकिन 2008 में जब मैंने पहला नावल लिखा, कहानी कोई सुनाओ मिताशा, तो वो एक मेरे लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। वहाँ जाकर मुझे पता चला, देखिए 2008 में जाकर मुझे पता चलता है कि मैं फ़िक्शन के लिए बनी। तो मिताशा का जो कैरेक्टर है उस कहानी में, कहीं वो कैरेक्टर डॉक्टर सादिका से तो मैच नहीं करता। असल में अगर हम खंगालें सारी दुनिया को जी, तो उसमें बहुत हर जगह हमको अपनी छाप दिखाई देती है, सारी दुनिया में। बिल्कुल, हर किसी न किसी एंगल से देखें तो हमको इस दुनिया में अपनी छाप हर जगह नज़र आती है, और मुझे लगता है हम भी अपनी छाप छोड़ते हैं। तो ये जो है ये जहन में बसी हुई बहुत सारी चीज़ें थी। हम यहाँ वहाँ घूमते फिरते भी रहे हैं, बहुत शौक़ है हमारे, हम फैमिली से बहुत जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हमारे जहन में थी, वो उसको एक चैनल मिला। और मैंने 25 दिन मैंने डायरी में उसके नोट्स बनाए और 25 दिनों में मैंने नावल लिखा। वेरी गुड। ये जो आपको नावल लिखने की आइडिया जिससे आती है, एक आदमी होता है कि एक उसके मन में प्लान आता है कि इस तरीके से इसका प्लॉट बनता है, जो आज तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक कि जो भी बड़े बड़े राइटर्स हैं वो एक प्लॉट सोचते हैं मन में और फिर वो उसके लिए कैरेक्टर्स लिस्ट आउट करते हैं और एक एक चैप्टर वाइज उनका सीन बाय सीन चलता है। तो क्या आप भी ऐसे ही एक प्लॉट सोच के लिखते हैं, या आपका जो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है कि जहाँ पे आपने चीज़ें देखी और उसको एक कहानी की रूपरेखा दे देते हैं? आप क्या करते हैं? हम जब आँख खोलते हैं, सुबह आँख खुलती है हमारी, एक नई कहानी तब से शुरू होती है। नई कहानी शुरू होती है और चलते फिरते कुछ चीज़ें हमको क्लिक कर जाती हैं जी कि ये कहानी है, जी और हम उसको उठा लेते हैं, लेकिन बहुत बार हम उसको लिख नहीं पाते, स्लिप हो जाती है, हमारे हाथ से फिसल जाती है। लेकिन कई बार हम उसको उठाते हैं और लिख पाते हैं तो वो कहानी हो जाती है, वरना मिलती रहती है, बहुत सारी चीज़ें फिसल जाती हैं। आप लोग भी राइटर्स हैं, आप समझ सकते हैं। नहीं, मैंने एक्चुअली खुद कई बार कहानी लिखने की कोशिश की है, क्योंकि मैं शेर व शायरी करता ही रहता हूँ, लिखता रहता हूँ। प्लेज में तो मैं एक्ट भी करता हूँ, टीवी सीरियल्स में भी एक्ट किया और फिल्मों में भी एक्ट किया। लेकिन जब मैं कहानी लिखता हूँ तो एक हर कहानी में एक मोड़ आना ज़रूरी है, वरना वो कोई कहानी बनती नहीं है, और बनती भी है तो वो फिर एक सिंपल हर आदमी की कहानी है। तो जब तक कहानी में मोड़ ना आए तब तक वो कहानी नहीं बनती, और उसका जो फिर एंडिंग होता है वो ऐसा होना चाहिए कि जो कोई दूसरा सोच भी ना पाए। ये कहानीकार की मतलब काबिलियत होती है, और यही कहानी को सामने लाता है लोगों को, और वही कहानियाँ
आगे जाती है। तो आप इस तरीके का मोड़ कहाँ से लाते हैं और इस तरीके की क्लाइमैक्स और एंड कैसे लाते हैं, वो थोड़ा सा मेरे को समझना था। कुछ चीज़ें हमारी देखी हुई होती हैं, कुछ हम लोग अच्छी चीज़ों से सीखते हैं और बुरी चीज़ों से भी सीखते हैं। जी जी। बुरी कहानियों से हमने सीखा कि अच्छी कहानियाँ कैसे लिखी जाती हैं, और अच्छी कहानियों से तो सीखा ही सीखा। तो कहानी को एक ऐसे एंगल की तरफ जहन खुद ब खुद ले जाता है, वरना बहुत सारे किस्से तो चलते फिरते रहते हैं। हाँ बिल्कुल। जहन खुद ब खुद ले जाता है, और जब हमको ये महसूस होता है कि हाँ भाई ये एंड होना चाहिए, ओके, तब तक हम उसको निकालते नहीं, बाहर नहीं लाते। तो मतलब कोई बेचैनी रहती है हमारे अंदर Excellent. कि कोई, और हमेशा मेरा मंशा रहता है कि मैं उसको पॉजिटिव مثبت तरीके से उसको रखूँ सामने। कोई नेगेटिविटी मैं नहीं चाहती अपनी लाइफ में या दूसरों के लिए। तो बुरी से बुरी चीज़ में भी हम सोचते हैं कि उसमें पॉजिटिव क्या आ सकता है। पॉजिटिव लिटरेचर आप दुनिया को देना चाहते हैं ताकि दुनिया में पॉजिटिविटी बनी रहे, पॉजिटिविटी आए। आपका जो भी रीडर है वो जब आपकी कहानी ख़त्म करे तो उसमें एक पॉजिटिव फीलिंग आनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि आप एक किताब को ख़त्म करते हो तो आप किस ख्याल से, क्योंकि किताबें जो कोई पढ़ता है वो एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है, लाइफ लॉन्ग के लिए इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है किसी में। मैंने कुछ 17-18 किताबें पूरी पढ़ी हैं, पूरे नॉवेल्स। हालांकि मेरे को इतना टाइम नहीं मिला कि मैं इतने नॉवेल्स पढ़ सकूं, पर जो भी मैंने पढ़े हैं उनमें से काफ़ी सीखा है और वो मेरे ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया। तो आप भी जब लिखते हैं तो जाहिर है कि आप वो सोच के लिखते होंगे कि जो उसको पढ़ेगा वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन सकता है और उसमें से एक पॉजिटिविटी आए और एक पॉजिटिव फीलिंग आए उसके लिए। लेकिन मैंने जो कुछ दिया है, मेरी एक एक कहानी को, एक एक नज़्म और हर नावल को हाथों हाथ दिया गया। मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ इस मामले में, और जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होती मैं आगे नहीं बढ़ा। मुझे अपना इत्मीनान चाहिए, मुझे अपना इत्मीनान चाहिए, इसलिए मैं उसको रख देती हूँ। कुछ वक्त रखने के बाद फिर जब देखती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि हाँ भाई ये नहीं, इस एंगल से देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा। आप कहानी सबसे पहले किसको पढ़वाते हैं और किसकी रिएक्शन लेते हैं? मैं अपने शौहर से को दिखाती हूँ कहानी लिख कर, अच्छा, और वो बहुत बुरी तरह से काटते हैं बहुत कई अच्छा, बार। ही इज़ अ वेरी बिग क्रिटिक्स ऑफ। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो कहानियों के सिलसिले में आपकी काफ़ी किताबें हैं और उन सब किताबों में आप कुछ चंद नाम बताएं तो फिर मैं आपसे अगला सवाल पूछूं कि उन सब किताबों में से आपकी फेवरेट किताब कौन सी है? अभी मेरे 2 नावल आए हैं 2008 के बाद से, कहानी कोई सुनाओ मिताशा और जिस दिन से, और तीसरा नावल राजदेव की अमराई अभी कंप्यूटर में है मेरे, और 2 अफसानों के मजमुए आए हैं, एक खलिश बेनामसी और दूसरा पेज नदी का मशेरा। और हर किताब को 2-3 इनाम मिले हैं, मिताशा कुछ ज़्यादा मिले हैं, और कहानी कोई सुनाओ मिताशा 4 ज़बानों में छप चुकी है, मराठी में भी अभी आ रही है, और पाकिस्तान में भी कराची के शहरजाद पब्लिकेशंस ने उसको शाये किया है, सॉफ्ट कॉपी मंगवा कर। तो जो फेवरेट मेरी जो चीज़ है, मैं जो लाना चाहती हूँ अब तक वो आई नहीं है। अच्छा। अभी मुझे कुछ और देना है, मैं कुछ और चाहती हूँ, जो मेरे अंदर है बहुत सी चीज़ें जो मैं लाना चाहती हूँ, अभी बाकी है। तो हम सबको बेसब्री से इंतज़ार रहेगा कि डॉक्टर सादिका की वो नई किताब आए जिसको वो लाना चाहिए। आप एक शायरा भी हैं, तो ये बहुत कम कॉम्बिनेशन होता है, रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं रहा है, लेकिन बहुत कम होता है कि एक कहानीकार एक शायर हो, क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ कहानीकार छोटी बात को लंबी करना जानता है और शायर का काम होता है बड़ी बात को छोटा करना। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन आप में कैसे हैं और आप उसको किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से समझते हैं, वो एंगल मुझे समझना है। तो उन चीज़ों को मैंने अपनी ज़िंदगी में ले लिया। हमने प्रेसी राइटिंग पढ़ी थी, अच्छा, है ना, और वो छोटे छोटे डॉट वाली कहानियाँ पढ़ी थी जिनको हमको एलेबरेट बड़ा करके बताना था। ये दोनों चीज़ें जो है मैं अपने कॉलेज के बच्चों को भी बताती हूँ। ये चीज़ें जिसने सीख ली ना, वो शायरी भी उसकी कामयाब होगी और उसके नस्र भी कामयाब होगी।
प्रोज में भी वो कामयाब रहे। शायरी ने मेरी राइटिंग में कुछ और हुनर पैदा किए, और ड्रामा राइटिंग में भी हमारे उस्ताद थे फसीह अहमद सिद्दीकी साहब, उनसे हमने बहुत सीखा। वो ड्रामा लिखते भी थे, ड्रामे पर डिलीट भी किया था और हमसे एक्टिंग भी करवाई थी, तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। अब वो उनका इंतकाल हो गया, लेकिन उनकी मैं बहुत ममनून हूँ। सफ़ाया कॉलेज में हमारे प्रोफेसर थे, तो ड्रामे का शौक़ वहाँ से हमें आया, और जब वो ड्रामे लिखे तो वो ड्रामायत जो है वो हमारे नावल को ज़्यादा कामयाब बनाती है। तो अब आते हैं आपकी शायरी के बारे में। आप बहुत मारूफ शायरा भी हैं और आपने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं। आपने बताया कि दूरदर्शन से आपकी शुरुआत हुई और कॉलेज के काफ़ी फंक्शंस में भी आप, काफ़ी मुशायरों में भी आप शरीक रही हैं। तो अपनी शायरी के बारे में, आप किस तरीके की शायरी करते हैं, और वो जो शायरी की शुरुआत हुई वो कब से और कहाँ से हुई? क्या वो भी स्कूल टाइम से शुरू हुई, या एक ऐसा दौर आया कि जहाँ पे आपने कहा कि नहीं, कहानी में बहुत कुछ लिखना है, उसके बाद आके छोटी सी बात कहनी है, और आपने एक डिसाइड किया कि नहीं, मुझे छोटी सी बात कम लफ्ज़ों में कहनी है? पता नहीं ये सारी चीज़ें किस तरह से कभी ये कभी वो हावी रहे, कभी शायरी कभी कहानी, क्योंकि फिर मैं बचपन की तरफ जाती हूँ क्योंकि आपने उसको शुरुआत कहाँ से, कि मैं बहुत उससे भी छोटी 5वीं क्लास से भी छोटी क्लास में, पहली दूसरी क्लास में, वो जो रिसेस होता था वक्त के वक्त, मैं सीढ़ियों पर खाने के बाद, टिफ़िन खाने के बाद सीढ़ियों पर बैठे हुए मैं अपनी सहेलियों को, दोस्त आती थी मेरे पास, और मैं नन्ही मुन्नी सहेलियों को अपनी कहानियाँ सुनाया करती थी। शायरी का तो मुझे तब पता चला ना 5वीं क्लास में क्या भाई, लेकिन वो अंदर था। जब मैं पढ़ती रहती थी घर में, जो भी रिसाले आते थे, अखबार आते थे, उनमें सबसे पहले मैं शायरी पढ़ती थी, और सिवा में मैं कहानियाँ पढ़ती थी। हमारी वालिदा बड़ी हंसती थी कि ये देखो शायरी पढ़ रही है, वो तो कहानियाँ पढ़ती थी शौक़ से। तो रूबी, शमा, बीसी सदी, ये सब हमारे, उनको जो पसंद होता था वो आते थे। खालिद अदबी रिसाले नहीं आते थे हमारे। खालिद अदब तो हमने स्कूल कॉलेज में पढ़ा। अच्छा। और हमारे वालिद साहब जिस तरह, महमूद शाहिद साहब जिस तरह से आप साइंस के थे, मैं भी साइंस की थी, लेकिन हमारे वालिद ने और हमारे प्रिंसिपल ने भी कहा कि लैंग्वेज में चूँकि इसका इंटरेस्ट है, और हमारे वालिद ने कहा कि शादी के बाद मुसलमान घरों में आमतौर पर लोगों को नौकरी नहीं करवाते, तो तुम्हारा शौक़ लिखने में है तो तुम उर्दू लो। ये हमारे वालिद साहब ने मुझे गाइड किया, और मैंने उर्दू के लिए मैंने आर्ट्स लिया। आर्ट्स में तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, मैंने उर्दू फ़ारसी में BA किया, बाद में उर्दू में MA किया। तो वो चीज़ें मैंने, क्योंकि मेरे अंदर थी वो, तो मैंने बहुत उसको ग्रास्प किया, बहुत ज़्यादा लिया उसमें से, मैंने बहुत सारी चीज़ें ली मैंने उसमें से। मतलब आपके, मैं जहाँ तक कहानी आपकी देख रहा हूँ कि आपके सबसे बड़े गाइड आपके वालिद साहब, उन्होंने आपको समझा और उन्होंने आपको गाइड किया, तो आपके सबसे बड़े गाइड वही रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि फैमिलीज़ में हम अपने बच्चों को सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनाना चाहते हैं। हम सबकी यही रहती है कि बच्चा किसी तरीके से भी एक प्रोफेशनल हो जाए, या तो डॉक्टर बन जाए, या इंजीनियर बन जाए, या बैंकर बन जाए, और किसी तरीके से वो सेट हो जाए, क्योंकि हमें लगता है कि उन्हीं चीज़ों में उसका फ्यूचर है, उन्हीं चीज़ों में पैसा है। लेकिन जहाँ तक डॉक्टर सादिका नवाब सहर जी को देखते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं सब वालिदैन को कहना चाहूँगा कि वो अपने बच्चे की टैलेंट देखें, जैसे इनके वालिद साहब ने इनकी टैलेंट देखी, और अपने बच्चों को गाइड करें उस तरीके से कि उनमें क्या टैलेंट है, और कौन जाने कल आपके घर से एक डॉक्टर सादिका नवाब सहर आ जाए। इस बार मामले में बड़ी मैं खुशकिस्मत रही हूँ। वालिद साहब का इंतकाल हो गया। मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, वालिद साहब का इंतकाल ज्वाइन करवाया, और उनका इंतकाल हो गया। फिर वालिदा हमारे साथ रही हमेशा, और शादी हुई तो मेरे शौहर, क्योंकि मेरे ससुर को भी बड़ा शौक़ होता इसका। कहीं एक नज़्म दिखाई दी तो कुछ दिन मेरे बड़े खुशी से कटते रहे हमेशा। वो इतना खुश होते थे इन चीज़ों से, और मेरे शौहर ने हमेशा मेरे साथ दिया। वो कभी नहीं सोचते थे कि वो कोई क्या कहेगा, हर जगह वो मेरे साथ रहे।
अभी मैं दिल्ली गई थी वहाँ के प्रोग्रामों के लिए, जहाँ जाऊँ मैं अकेली जा ही नहीं सकती, वो ले जाते हैं मुझे। मेरी किताबों पर बहुत सख्ती से वो तनकीद करते हैं, अगर उनको ज़रा भी वो अप टू मार्क नहीं लगेगा तो बताते भी हैं। तो इस वो जो आप कह रहे हैं कि वालिदैन के हाथ में तो लड़कियाँ और लड़के रहते, उसके बाद में वो उनके अपने लाइफ पार्टनर के साथ में रहते, उनसे भी बहुत सपोर्ट चाहिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कम से कम अपोज नहीं चाहिए, कम से कम उसके खिलाफ न जाए, अपना काम तो करने दें। तो ये भी एक मैसेज है। ये बिल्कुल। और मैं एक्चुअली ख़ास करके जो भारत में, इंडिया में जो लड़कियों के लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क होती है, लड़के तो अपने हिसाब से जो भी फील्ड चूज़ करते हैं और उसमें अपनी प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन डॉक्टर सादिका का एग्ज़ाम्पल लेते हुए मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ लड़कियाँ शादी करके जाती हैं उनकी फैमिलीज़ प्लीज़ उनको सपोर्ट करें, उनमें टैलेंट देखें। उनमें टैलेंट ऑलरेडी है और उजागर हो चुका होता है। अगर आप उसको नहीं देख पाते हैं तो ये आपकी बदनसीबी है, इस देश की बदनसीबी होगी कि कहीं कोई हीरा हमारे हाथ से छूट न जाए। अब आपने जो शायरी का सिलसिला शुरू किया तो एक पहला शेर मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँगा। दुख तो बहुत हुआ है जी। मगर फिर भी जाने क्यों, दुख तो बहुत हुआ है मगर फिर भी जाने क्यों, चूमा है दिल के दाग को मैंने कभी कभी। क्या बात, चूमा है दिल के दाग को मैंने कभी कभी। जो मुश्किलात से हंसकर यहाँ निभा लेगा, जो मुश्किलात से हंसकर यहाँ निभा लेगा, मुझे यकीन है वो मंजिल ज़रूर पा लेगा। वाह, क्या बात, क्या बात। जो मुश्किलात से हंसकर यहाँ निभा लेगा, मुझे यकीन है वो मंजिल ज़रूर पा लेगा। मुझे न ढूंढ तुझे अब न मिल सकूँगी मैं, मुझे न ढूंढ तुझे अब न मिल सकूँगी मैं, इस आरज़ू में कहीं खुद को तू गंवा लेगा। मुझे न ढूंढ तुझे अब न मिल सकूँगी मैं, इस आरज़ू में कहीं खुद को तू गंवा लेगा। जुनून इश्क को क्यों रहनुमा की हाजत हो, जुनून इश्क को क्यों रहनुमा की हाजत हो, ये बहता पानी है खुद रास्ता बना लेगा। क्या बहता पानी है, जुनून इश्क को क्यों रहनुमा की हाजत हो, ये बहता पानी है खुद रास्ता बना लेगा। मैं अपनी शायरी कदमों में तेरे रख दूँगी, मैं अपनी शायरी कदमों में तेरे रख दूँगी, मुझे यकीन है पलकों से तू उठा लेगा। क्या बात है, क्या बात। मैं अपनी शायरी कदमों में तेरे रख दूँगी, मुझे यकीन है पलकों से तू उठा लेगा। कॉन्फिडेंस। नवाब साहब की नज़र करें आप। तू हम सफ़र है मेरा, तू हम सफ़र है मेरा, मुझको कोई फ़िक्र नहीं, तू हम सफ़र है मेरा, मुझको कोई फ़िक्र नहीं। मैं लड़खड़ाऊँ तो अब तू मुझे संभालेगा, मैं लड़खड़ाऊँ तो अब तू मुझे संभालेगा। गिरत के साए से मुझको खुदा बचाए सहर, नहीं तो राह जुनून से मुझे हटा लेगा, नहीं तो राह जुनून से मुझे हटा लेगा। बहुत बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी गज़ल सुनने को मिली मुझे और बहुत बहुत शुक्रिया। और सिलसिला आगे बढ़ाएं। आप माशाल्लाह रिसर्च के फील्ड में रिसर्च की हेड हैं। आप कौन से? रिसर्च गाइड हूँ मैं, रिसर्च गाइड, बॉम्बे यूनिवर्सिटी की रिसर्च गाइड हूँ। अच्छा, बॉम्बे यूनिवर्सिटी की आप रिसर्च गाइड हैं जी। तो आज तक मैं ये समझ नहीं पाया कि लैंग्वेज में क्या रिसर्च हो सकती है, क्योंकि रिसर्च का मतलब है कि उस चीज़ के ऊपर सर्च करना कि इसमें लैंग्वेज तो एक बनी बनाई चीज़ है, वो बनती जाती है, बढ़ती जाती है, तो उसमें रिसर्च का क्या होता है? मैं खुद जानना चाहता हूँ कि ये है क्या चीज़, रिसर्च क्या होती है लैंग्वेज की? आजकल मामला ऐसा है कि कट पेस्ट का ज़माना आ गया है। बिल्कुल, यहाँ से कट करके वहाँ पेस्ट कर दिया और आपका रिसर्च पूरा हो गया, आप डॉक्टरेट कर लेते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, अपनी नौकरी में आपको इंक्रीमेंट्स मिल जाते हैं। लेकिन ये तो रिसर्च नहीं है। रिसर्च नई चीज़ों की दरियाफ्त करने का नाम है, ढूंढने का नाम है। उसमें कोई नई चीज़, आप नई बात कहते नहीं तो वो रिसर्च नहीं, आपको कुछ नया ढूंढना पड़ेगा। नया इस तरह से कि हर ज़माने में लोगों ने चीज़ों को अपने ढंग से देखा है।
लेकिन आगे का जो स्टूडेंट होगा, जो तालिब इल्म होगा, उसमें अपने तरह से उसको रिसर्च करेगा कि जो पीछे वाले लोगों ने देखा वो सही है या नहीं है, और उसमें थोड़ा सा इजाफा करें। थोड़ा सा इजाफा अपनी तरफ से करना बहुत ज़रूरी है, वरना रिसर्च का कोई मतलब नहीं। नया कुछ दे, नया कोई एंगल दिखाए, नया नज़रिया उसके सामने लाए। जैसे अगर हम माने कि आपने कोई शेर लिखा और कोई आपके गज़ल या आपकी बुक पे रिसर्च कर रहा है, तो उन शेरों के वो मतलब बताएगा, नए नए मतलब निकालेंगे और वो बताएंगे, तो क्या उसकी वो रिसर्च कंप्लीट मानी जाएगी? हाँ, बहुत होता है। आप अगर वो शायरी है तो उसकी ज़बान, बयान, और जो शायर होता है उसके जहन पर क्या हालात का क्या असर हो रहा है, उसकी पढ़ाई का क्या असर हो रहा है, उसके माहौल का क्या असर हो रहा है, समाजी, सियासी, उसकी अपनी तालीम, बहुत सारी चीज़ें उसमें आती है। पूरा एक शेर में या एक शायर के यहाँ जो शायरी होती है वो उसके पूरे ज़माने को दिखाती है। वो सिर्फ एक शायर नहीं है, सिर्फ शायरी का एक नमूना नहीं है, पूरे ज़माना उसमें रिफ्लेक्ट होता है और वो दिखाता है। वो उससे पता चलता है क्योंकि अगर वो गालिब थे, आज गालिब की तर्ज पर आप लिखेंगे तो आप बड़े नहीं हो सकते। गालिब के वक्त ही गालिब हो सकते थे, टैगोर के वक्त ही हो सकते थे, इकबाल के वक्त ही हो सकते थे। आज के ज़माने में वो नहीं हो सकता, रिपीट होगा इस ज़माने के साथ। आपको इस ज़माने के हिसाब से ही देना होगा और तभी आप पर वो रिसर्च कंप्लीट होगी, जब उसमें पूरी चीज़ें आप ढूंढेंगे, पूरे ज़माने को, पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को उसमें जब ढूंढेंगे तभी आपकी रिसर्च होगी। ज़बान और बयान शायरी में भी होती है, नस्र में भी है। ज़बान, बयान, उसमें क्या कहना चाह रहा है, कैसे कह रहा है, क्यों कह रहा है, उसकी सारी चीज़ें जो है वो उसमें ढूंढी जाती हैं। रिसर्च करते हैं जी। उनको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लैंग्वेज पे रिसर्च कर रहे हैं जी। तो लैंग्वेज में क्या खराबियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, इस पे भी रिसर्च होती है या और उस पर मॉडिफिकेशंस होते हैं, और किस तरीके से वो मॉडिफिकेशन आम पब्लिक तक पहुंचते हैं और माशरे में वो लैंग्वेज को उठाया जाए, वो किस तरीके से होता है? तनकीद होती है वो, जो रियल क्रिटिसिज्म जिसको बोलते हैं, क्रिटिसिज्म मतलब उसकी बुराई, उसकी बुराई अच्छाई दोनों दिखाई जाती है। और कैसे वो कहा गया है, किस तरह से वो आया है, उसमें आवृत है, यानी अपने अंदर से आई हुई चीज़ें हैं या ज़बरदस्ती कही हुई चीज़ें, सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। रिसर्च करते हैं। तो हिंदी भाषा में आप क्या बदलाव देखना चाहेंगे? किस तरीके से आप हिंदी को देखते हैं कि क्या बदलाव हो कि ये भाषा हर किसी के पास पहुंच सके? या उर्दू के बारे में भी मैं ये पूछना चाहूँगा, उसको चाहें कि आम भाषा हो और हर कोई उसको बोलने की कोशिश करे, तो वो कैसे मुमकिन हो सकता है? उसके बारे में आप अगर कुछ गाइड करें तो हो सकता है ये बहुत लोग चाहते हैं, उर्दू के कई लोग चाहते हैं कि उर्दू आगे बढ़े और बच्चा उर्दू बोले, क्योंकि ये बहुत मीठी लैंग्वेज है, बहुत प्यारी लैंग्वेज है। तो इसमें कई लोग हैं जो उनकी एक मुहिम है कि उसको बढ़ाएं, और मैं चाहता हूँ कि वो जो लोग मुहिम कर रहे हैं उनको आप गाइड करें, कि उनको आप अपने इस माध्यम से बताएं कि वो किस तरीके से वो क्या करें कि ये चीज़ आगे बढ़ सके। मैं इस बात को नहीं मानती कि उर्दू घट रही है, बल्कि हम देखते हैं कि उर्दू और भी ज़्यादा जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है, हकीकत ये कि उर्दू और आगे बढ़ रही है, यहाँ तक कि वो समाज आ रही है बहुत सारी ज़बानों के अंदर भी। सही। अगर उर्दू घटती तो हिंदी वाले क्यों अपनाते इसको? पहले हम जब पढ़ाते थे शुरू में, और हम पढ़ते थे स्कूल में, हिंदी थोड़ी गाढ़ी होती थी, उसमें संस्कृत के लफ्ज़ ज़्यादा होते थे। आज हिंदी में उर्दू के लफ्ज़ जितने ज़्यादा आते हैं, उतनी ज़्यादा हिंदी को लोकप्रियता मिलती है, उसकी मकबूलियत मिलती है। इसी तरह से उर्दू ने भी बहुत अपने आप को मोल्ड किया है। उर्दू ने भी बहुत सारी दूसरी ज़बानों के, जिंदा ज़बान की यही निशानी होती है कि दूसरी ज़बानों से वो अल्फाज ले, बिल्कुल, और अपने आप को, दरिया को अपना पार्ट बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी जो नदियाँ हैं वो आकर उसमें मिलती जाएंगी, वो बढ़ते जाएंगे। उर्दू ने अपने आप को हमेशा बढ़ा। हम ये देखते हैं, देखिए उर्दू का इतना शौक़ है लोगों को कि आज
गज़ल के जो मुशायरे होते हैं, शायरी सुनाई जाती है मुशायरों में, तो आप भी गज़लें सुनाते हैं, वहाँ शायरी अपनी पेश करते हैं। तो इसलिए पेश करते हैं कि आपको उर्दू प्यारी, आप खुद आ गए हैं उर्दू की तरफ। हम लोग तो उम्मीद में से हैं, पूरी उम्मीद है, कभी ज़बान मर नहीं सकती, क्योंकि है इतनी खूबसूरत और सभी लोगों के दिल में है, सभी की ज़बानों पर है। तो याद चाहता हूँ कि आपकी रिसर्च बैकग्राउंड के हिसाब से, आपके बुक्स, आप जो कहानीकार हैं और आप शायरी करती हैं, वो सब नॉलेज के हिसाब से आपकी क्या गाइडेंस है उन लोगों को जो उर्दू को ऊपर लाना चाहते हैं, और इस आम माशरे को भी आप एक मैसेज दें कि वो क्या करें कि वो लैंग्वेज जिंदा रहे, उर्दू जिंदा रहे और उर्दू आगे बढ़े, और उर्दू दिलों की तो भाषा है ही, पर एक ज़ुबान पे भी आना शुरू हो। उर्दू का दायरा बहुत बड़ा है। उर्दू एक बहुत बड़ी ज़बान है, ज़िंदा ज़बान है, हम सब की ज़बान है, और धीरे धीरे बाकी हिंदुस्तान के बाकी ज़बान बोलने वालों की ज़बानों पर भी उर्दू इतनी ज़्यादा आ गई है कि अब आपको ये पहचानने में मुश्किल होती है कि हिंदी क्या है, उर्दू क्या है। दूसरी ज़बानों में भी उर्दू ने बहुत असर डाला है, उसकी बहुत सारी सिनफ़ें, गज़ल, शायरी जो है, आज भी उसका जो इफ़ेक्ट है, उसका जो तासुर है, असर है, वो किसी और ज़बान में जो है वो आता नहीं है। हम तो जुनूनी लोग हैं भाई, उर्दू से मोहब्बत करने वाले। उर्दू हमारी तहज़ीब है, हर ज़बान तहज़ीब होती है। एक ज़बान का कम हो जाना या मिट जाना एक तहज़ीब का मिट जाना है। अपनी तहज़ीब को ज़िंदा रखने के लिए हमका फ़र्ज़ है कि हम उसको पढ़ें, पढ़ाएं। अगर घर के बड़े लोगों को आती है तो घर के बड़े सिखाएं, अगर घर के बड़ों को नहीं आती तो हमारे सोसाइटी में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उसको सिखाएं। अपनी तहज़ीब के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उर्दू को पढ़ें और पढ़ाएं, और अपने जो कल्चर में सारी चीज़ें हैं वो उर्दू के ज़रिए से उसको समझें, अपनी ज़बान के ज़रिए से। कि उर्दू जिनकी मादरी ज़बान है, सबसे पहले तो वो लोग अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाना शुरू करें। शुरुआत हमेशा अपने घर से होती है, और अब जिस तरीके से आप अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, तो उसी तरीके से अपनी ज़ुबान से भी मोहब्बत करना सीखें। जिस तरीके से अपनी माँ का ख्याल रखा जाता है, वैसे ही इस ज़ुबान का भी ख्याल रखें। और इसी के साथ मैं डॉक्टर सादिका नवाब सहर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस टीवी चैनल पर आने का, और मेरे ख्याल से आपने एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया हम सब लोगों को, और आपको जानकर हम सबको बहुत बहुत खुशी हुई कि हमारे बीच में कुछ ऐसे हीरे भी हैं जिनकी शाइनिंग, जिनकी चमक और भी बढ़नी चाहिए, और आपके ज़रिए हमारे समाज की बेटियों को एक अलग जोश मिलेगा, एक लिखने का जज्बा मिलेगा, और उनके पेरेंट्स, उनके ससुराल वाले ये भी समझ पाएंगे कि हमें अपनी बेटियों को कैसे आगे ले जाना है। और मेरी फिर से एक बार यही कहना है आप सब लोगों से कि प्लीज़ कोशिश ये करिए कि कोई हीरा इस समाज से छिन न जाए, कोई हीरा छूट न जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई हमदर्द गम गुसार मिले, कोई हमदर्द गम गुसार मिले, ज़िंदगी बख्श दे वो यार मिले। वाह वाह, क्या बात, कोई हमदर्द गम गुसार मिले, ज़िंदगी बख्श दे वो यार मिले, गम शनासा न जानिसार मिले, गम शनासा न जानिसार मिले, यूँ तो मिलने को यहाँ हज़ार मिले। वाह वाह, क्या बात। गम शनासा न जानिसार मिले, यूँ तो मिलने को यहाँ हज़ार मिले, इश्क की रहगुज़ार में अक्सर, इश्क की रहगुज़ार में अक्सर, जो मिले हमको अश्क बार मिले। इश्क की रहगुज़ार में अक्सर, जो मिले हमको अश्क बार मिले, सुरमई शाम या सहर बनकर, सुरमई शाम या सहर बनकर, ज़िंदगी
तुझसे बार बार मिले, जिंदगी तुझसे बार बार मिले, सुरमई शाम या सहर बनकर, जिंदगी तुझसे बार बार मिले। गैर मुमकिन है इस जहां में सहर, गैर मुमकिन है इस जहां में सहर, दिल को सब्रो सुकून करार मिले, दिल को सब्रो सुकून करार मिले। गैर मुमकिन है इस जहां में सहर, दिल को सब्रो सुकून करार मिले। कोई हमदर्द गम गुसार मिले, ज़िंदगी बख्श दे वो यार मिले। ताल्लुक़ का बहाना चाहती हूँ, उसे अपना बनाना चाहती हूँ। ताल्लुक़ का बहाना चाहती हूँ, उसे अपना बनाना चाहती हूँ। नहीं है शक वफ़ादारी पे उसकी, नहीं है शक वफ़ादारी पे उसकी, ज़रा सा आज़माना चाहती हूँ। नहीं है शक वफ़ादारी पे उसकी, ज़रा सा आज़माना चाहती हूँ। मैं औरत हूँ ये फ़ितरत में है मेरी, मैं औरत हूँ ये फ़ितरत में है मेरी, मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ। मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ ये फ़ितरत में है मेरी, मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ। मैं संजीदा बहुत हालात से थी, मैं संजीदा बहुत हालात से थी, मगर अब मुस्कुराना चाहती हूँ। मैं संजीदा बहुत हालात से थी, मगर अब मुस्कुराना चाहती हूँ। रिवायत से सहर रिश्ता है मेरा, रिवायत से सहर रिश्ता है मेरा, वही रिश्ता पुराना चाहती हूँ, वही रिश्ता पुराना चाहती हूँ। बहुत बहुत अच्छा।